गिरधारी मोरो बारो गिर न पर, एक हाथ हरि मुकुट समाल सो दूजे हाथ पर्वत लिए ठाणे, पर्वत लिए ठाणे गिर न पर। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी कलात्मक बेटी से जिनकी रचनाएं बुंदेलखंड में इन दिनों धूम मचा रही हैं। चलिए मिलते हैं प्रियंका रिछारिया से। नमस्कार प्रियंका जी। नमस्कार सर। प्रियंका जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं और अपना परिचय दीजिए पहले हमारे दर्शकों को। सर, मेरा नाम प्रियंका रिछारिया है और मैं महुआ डिस्ट्रिक्ट से पनवाड़ी के पास एक गांव पड़ता है महुआ, मैं वहां की रहने वाली हूँ। और मेरे घर में मतलब मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मेरी बहन, मेरे भाई और सब लोग हैं। हमारी जॉइंट फैमिली है। तो पिताजी हमारे टीचर हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं और मेरी छोटी बहन है, वो भी प्रिपरेशन कर रही है टीचिंग की। और मेरा छोटा भाई है, उसका IIT में अभी हुआ है, तो वो ग्रेजुएशन कर रहा है। आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई और कहाँ हुई? मेरा सर जो थोड़ा सा स्टार्टिंग से मैं बताना चाहूंगी कि मेरा जो मतलब इंटर तक मेरी जो शिक्षा है वो हमारी पनवाड़ी में ही हुई है। तो पनवाड़ी में एक जैसे हमारा 10 तक कहीं और हमने पढ़ाई की है, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज वहां पर है, तो वहां से हमने शिक्षा ली है। और जो हमारी इंटर की जो शिक्षा है तो वो एक नेहरू इंटर कॉलेज करके एक है, वहां पर कभी कभी जाना होता था, बाकी हम अपना घर पे बैठ के पढ़ाई किया करते थे। तो वहां से हमने शिक्षा ली है। उसके बाद जो ग्रेजुएशन हमारा हुआ है, तो ग्रेजुएशन में हमारा क्या है कि हमारे चाचा जी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे, तो हमारा उन्होंने एडमिशन कराया। और जब उन्होंने हमारा एडमिशन कराया तो उन्होंने हमारा जो एडमिशन कराया तो वो BPE में कराया, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो उनका मानना ये था कि हमारे घर में हमारे पिताजी टीचर, हमारे दादाजी टीचर रहे। हाँ, पूरी श्रृंखला टीचर की बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हें ये था कि हमारी बेटी भी टीचर में ही जानी चाहिए। तो उनका ये था कि BPE होने के बाद BP ऐड होगा, उसके बाद फिजिकल एजुकेशन माध्यमिक में और प्रवक्ता के लिए जगह आती है, तो उसमें तैयारी हो जाएगी, तो टीचिंग में हो जाएगा। तो इसमें वैकेंसी कम रहती, मेरा सोचना ये था। तो हमने कहा चलो ठीक है। उसके बाद फिर हमारा वहां पर हमने 1 हफ्ते क्लास ली। और क्लास लेने के बाद जब होता है ना कि अंदर जब कुछ और करने का हो और फिर कहीं और भेज दिया जाए, तो हमने 1 हफ्ते जब क्लास ली तो हमें वहां पर कुछ समझ नहीं आया, मतलब अच्छा नहीं लगा हमें। सुबह 5 बजे आपके अनुकूल नहीं निकला? बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर जाना, उसके बाद 5 बजे से, और क्लासेस कभी होती कभी नहीं होती, कभी ठंड का मौसम, तो हम फिर नहीं, वहां पर हमें ऐसा ही लगा। फिर हमारे चाचा जी के एक मित्र थे डॉक्टर विशाल यादव, तो उन्होंने चाचा जी से चर्चा की होगी या चाचा जी ने उनसे की होगी, वो तो वही लोग जानते हैं। तो हमारा उनसे मिलना हुआ, हम अपने फाइन आर्ट डिपार्टमेंट हमारा जाना हुआ। तो उन्होंने हमसे ऐसे नॉर्मली पूछा कि आप, जैसे एक सज्जन बैठे हुए थे सामने, तो उन्होंने कहा कि आप इनको स्केच कर लेंगे इनका ड्रॉ। तो हमने कहा सर ऐसे कैसे, हम तो घबरा गए एकदम सुन के कि हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर जब उन्होंने बोला कि एक स्टूडेंट BFA का 4th ईयर के स्टूडेंट से मिलवाया, तो वो बना रहे थे उनका लाइव स्केच, डेमो कर रहे थे। फाइन आर्ट्स में हम लोग को भी सिखाया गया है कि सामने व्यक्ति को बैठाया जाता है, उसके बाद स्केच। तो हमें उनसे मिलवाया, तो हमने कहा कि अच्छा ये बना सकते हैं। तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो हमने हाई स्कूल में कला ले ही रखी थी, 12th में हमें कला लेनी थी तो मिली नहीं। उसके बाद फिर हमने BFA का डिसीजन दिया। तो चाचा जी ने हमसे पूछा कि BF तुम्हें ये कैसा लगा, तो हमने कहा हमें ठीक लगा। और सर मेरी एक जो थी, वो चाचा जी को मैंने हाँ कहा, वो तो कहा ही है, पर मेरा एक जो था कि हम गाँव के रहने वाले हैं, मेन हमारा गांव है। तो गांव में हमारा घर का जो वातावरण है तो वो पूजा पाठ से संबंधित है। मतलब हमारा बचपन से तो हमने देखी है कि सोमवार पे आप धार्मिक परिवार से जुड़े हैं। तो हमने ये था पूजा में चौक बनाना, स्वास्तिक बनाना, और ये सब चलता रहता था दीपावली में। दूध तो वो यहाँ BFA में काम आया। तो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये चीज थी कि मुझे ये सब अपनी कला को निखारने का और अपने गांव की चीजों को यहाँ तक लाने का एक साधन मिलेगा। तो फिर हमने BFA में एडमिशन चाचा जी ने मुझे दिलवाया। 3 साल में? 4 साल। 4 साल आपने BFA किया, फिर क्या किया आपने?
BFA के बाद हमने MFA। MFA पूरा हो गया आपका? हाँ इन दिनों आप क्या कर रही हैं? हाँ सर, हम इन दिनों हमारा बरुआ सागर में संस्कृति संस्कार पब्लिक स्कूल है, वहाँ पर हम प्राइवेट टीचिंग कर रहे हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हैं। बाकी हमारा गवर्नमेंट अभी हम तैयारी कर रहे हैं PGT की। इस बार मेरा दुर्भाग्यवश मेरा सिलेक्शन रुक गया है, तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे मैं अपना पूरा 100% दे पाऊँ और मेरा सिलेक्शन हो पाए। प्रियंका जी, आप हमें पायदान के हिसाब से आप किस किस विंग में दखल करती हैं और किस किस में आपका जुड़ाव है, वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। सर मेरा जो जुड़ाव है, जैसे कि हमने मुख्यतः तो आपका आर्ट है। जी जी। इसके अलावा भी सर आर्ट में तो हमारा है ही, पर कहते हैं ना कि एक कलाकार के अंदर बहुत सारी चीजें समाहित होती हैं कि अगर वो चित्रकला में जुड़ा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं संगीत में भी इंटरेस्ट रखता है। और आपका जैसे हमारा कला से तो है ही, कला के जितने भी ग्रुप्स वगैरह संघ समूह जो भी चलते हैं उससे हम लोग को इन्वॉल्व हैं। तो उसके बाद इसके अलावा जो है हमारा कि जैसे कि गरीब बच्चे होते हैं तो उनको हमारी इच्छा शुरू से रही, हमने NSS जो NCC हमारा रहा है विश्वविद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ, तो उस टाइम पे क्या था कि हम गरीब बच्चों को जो झुग्गी झोपड़ियां होती हैं वहां पर NSS के थ्रू हम लोगों को भेजा जाता था, काफी राहत पहुंचाने। हाँ, मतलब उनको अपनी फ्री शिक्षा देने के लिए यही सब चीजें। तो फिर उस टाइम तो वो भेजा जाता था, पर वो कुछ टाइम बाद हमारा अंदर से हमें लगने लगा कि हमें ये, अगर हमने पढ़ाई की है और वो उन लोगों के पास पढ़ने लिखने के लिए पैसे नहीं है तो हम उनको जाके अपना कुछ सिखा सकें, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कुछ पढ़ाई हो, कुछ भी। तो हमारा जुड़ाव इन सब चीजों से भी है। बाकी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैं राष्ट्रीय कला मंच से नगर संयोजक भी हूँ। भारतीय जो आपका नमो संघ है उसमें भी मैं इन्वॉल्व हूँ, मतलब उसमें कल्चरल इवेंट्स कराना मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और RSS से मैं भी इन्वॉल्व हूँ। बाकी झांसी में ऐसे जो भी संघ चलते हैं उनसे लगातार मेरा मिलना जुलना रहता है और कार्यक्रम, और जितने भी आर्ट्स क्लब हैं उनसे भी आपका जुड़ाव है? जी, जैसे बुंदेलखंड आर्ट सोसाइटी हुआ और हमारा खुद का जो है मतलब रंग कला समूह, हमने अभी पिछली बारी 10 जनवरी को हमारी पहली एग्जीबिशन थी उसकी, और हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छा चलता रहेगा। और आर्ट क्लब है, मणिकर्णिका आर्ट गैलरी है, बुंदेलखंड आर्ट सोसाइटी है, इन सब से सभी के साथ आपको जुड़ाव है। प्रियंका जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, आप बहुत सारे विंग से जुड़ी हुई हैं आर्ट्स के, और बहुत सारे पॉलिटिकल विंग से भी जुड़ी हुई हैं। इन सब में जुड़ने के साथ जो काम करती हैं उसके लिए ऊर्जा कहाँ से लाती हैं? सर ऊर्जा तो हमारा, हम जैसे कि कई लोग हैं जिनको हम सुनते हैं, मतलब कहते हैं ना कि बोलने से पहले हमें सुनना सीखना चाहिए। अगर हमें एक अच्छा बोलना सीखना है तो हम किसी को ज्यादा गौर से जितना सुनेंगे उतना अच्छा बोल पाएंगे। तो ऊर्जा, हमें ऐसा लगता है कि हम इंसान है तो हम फ्री नहीं बैठेंगे, हम कुछ ना कुछ करेंगे। हम मानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये सोचते हैं तब तक वैकेंसी नहीं आती तब तक हम बैठेंगे थोड़ी। तो मेरा स्कूल ज्वाइन करने का भी यही रीजन है कि मैं बैठूंगी नहीं, और बाकी इतने सारे ग्रुप्स में जुड़ने का भी यही रीजन है, और हमारा जो रंग कला समूह हम लोगों ने बनाया है इसका भी यही रीजन है। तो ऊर्जा हम कहेंगे हम और आपसे ही, समाज के लोगों से ही आती। जैसे मैं सबसे ज्यादा मैं आपसे साझा करना चाहूंगी, मैं नीति शास्त्री मैम को सुनती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि इस एज में इनमें इतनी एनर्जी है तो हम लोग तो यंग हैं, क्यों नहीं कर सकते। अगर हमें जो चीज नहीं आ रही तो हमारे मार्गदर्शक भी तो ये बन सकते हैं ना। बिल्कुल, वही वो प्रेरणा स्रोत हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रियंका जी, आपने बताया कि आप बहुत सारे, आपका खुद का भी एक आर्ट का प्लेटफॉर्म है, तो आपने कहाँ कहाँ अपने काम को, अपनी आर्ट को प्रदर्शित किया? जैसा कि कई जगह आर्ट गैलरीज वगैरह में प्रदर्शनी होती है ना, नुमाइश। तो सर हमारा जो प्रदर्शनी जो आप बोल रहे हैं, तो प्रदर्शनी हमने जो शब्द सुना था तो वो हम प्रदर्शनी इमेज किया करते थे कि ये जैसे महोत्सव वगैरह होते हैं वहां पर कपड़ों की एग्जीबिशंस लगाई जाती है और बहुत सारे स्टॉल्स लगाए जाते हैं। तो हम आर्ट की फील्ड में आने के पहले प्रदर्शनी वही समझते थे। जब हम आर्ट की फील्ड में आए तो हमने प्रदर्शनी को जाना कि प्रदर्शनी आर्ट की भी होती है और एक हर एक फील्ड की अलग अलग होती है, काम की होती है। तो हमने जब पहली जो एग्जीबिशंस देखी अपनी,
तो वो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में ही हमारा बीएफए फर्स्ट ईयर था, तो वहां पर एनुअल एग्जीबिशन होती थी। तो हमारा वो पहला एक्सपीरियंस था। तो वहां पर बच्चों के लास्ट टाइम पर जो प्रैक्टिकल के बाद वर्क कलेक्ट किया जाता था, सेलेक्टेड वर्क निकाल के उनका वर्क डिस्प्ले किया जाता था, उसी की एग्जीबिशन होती थी। तो वहां से हमारा सफर चालू हुआ। फिर हमने मतलब ये सोचा कि हम कॉलेज में तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हमने झांसी में कई लोगों से हमारे कॉलेज में ही आना हुआ, उनसे हम मिले, उन्होंने अपने ग्रुप्स में जोड़ा हमें। फिर हमने वहां पर एंकरिंग की। उसके बाद एंकरिंग करने के साथ साथ फिर हमने वहां पर वॉलंटियर का काम किया। तो ये सब हमारा चलता रहा। फिर हमने एग्जीबिशंस भी साथ में सब। कहाँ कहाँ आपकी एग्जीबिशन की गई, लगाई गई और उनमें आपको सराहना भी मिली? जी, हमने यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद हमारी पहली एग्जीबिशन राजकीय संग्रहालय में हुई थी, झांसी में ही। तो वहां पर हमें बहुत सराहना मिली और हमें वहां पर लोगों ने कहा कि कॉलेज में तो आपका होना ही है, यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा बाहर निकल के काम करेंगे तो इससे आपको पहचान मिलेगी। वो सराहना हमारे, सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी पापा का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमें कभी भी मतलब कि कहीं जाने के लिए, किसी को काम करने के लिए कभी भी उन्होंने मना नहीं किया। हमने उनको अपने तरीके से बताया कि ये ऐसी चीज है, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। तो हमें सराहना सबसे पहले घर से ही मिलना शुरुआत हुई। बाकी हमारे जो विश्वविद्यालय के शिक्षकगण हैं उनने हमें सराहना की। बाकी हम हॉस्टल में रहते थे, तो हमारा हॉस्टल में रहना मतलब कि हमारे कॉलेज के जितने टीचर्स हैं सारे हमारे गार्जियन, तो बाकी सब बच्चे अपने घर जाया करते थे और हम अपने टीचर्स के घर जाया करते थे कोई भी फेस्टिवल में। तो हमें उन्हीं की सराहना ज्यादातर मिली। बाकी हमें जितने लोकल। तो झांसी के अलावा आप कहाँ कहाँ आपने इस एग्जीबिशन को शेयर किया? सर झांसी में तो हम फिलहाल रहते ही हैं, तो झांसी में हमारी एग्जीबिशन हुई है। बाकी हमारी दिल्ली में हुई, आर्टिजन आर्ट गैलरी में हुई। बाकी गोवा में हमारी एग्जीबिशन हुई, दतिया में हुई। और लगातार हमारा वो जबलपुर में हम लोग का 7 दिन का कैंप गया हुआ था, तो हमने वहां पर पूरा वर्कशॉप था, तो पेंटिंग कैनवास दिए गए थे, पेंटिंग्स बनाने। तो ऐसी हमारी एग्जीबिशन कई जगह हुई है। जब आपने इतना सब काम किया है तो आपको सम्मानों से नवाजा गया होगा, उनका भी संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। सर सम्मान तो मतलब ईश्वर कृपा से मिला ही है। ऐसा है कि हमारा जो बुंदेलखंड आर्ट सोसाइटी है, तो कॉलेज में तो हम लोग को सम्मानित किया ही गया। उसके बाद बुंदेलखंड आर्ट सोसाइटी में जो हमारा एनुअल फंक्शन होता मनु अवार्ड, तो वो मुझे प्राप्त हुआ है। उसके बाद हमने कोरोना टाइम पर जो पेंटिंग्स बनाई थी कोरोना संहार के नाम से, तो उसमें मैंने काली माता को दिखाया हुआ था कोरोना संहार करते हुए। तो वो हमारी पेंटिंग का इंटरनेशनल आर्ट कंपटीशन था, तो उसमें हमने पार्ट लिया था। तो हमें बड़ा डर था कि इंटरनेशनल है, कैसे होगा, क्या होगा, पर सब ठीक हुआ। हमने अपनी पेंटिंग्स भेजी अपने पेरेंट्स के कहने पे, तो हमारा पेंटिंग का 2nd स्थान आया। तो मतलब ऑल इंडिया में 4 आर्टिस्ट सिलेक्ट हुए थे, तो मेरा 2nd स्थान था। तो कोरोना संहार, तो वो वाला हमारे पास सम्मान है अभी। उसके बाद हमारा जो एग्जीबिशन होती है उसके सम्मान, फोटोग्राफी में सम्मान जीतना, बुंदेली आर्ट का कंपटीशन उसमें चलता रहा। हाँ, बुंदेली फोक के लिए या कुछ बुंदेली कल्चर के लिए आपने अपनी आर्ट के माध्यम से क्या किया? सर बुंदेली कल्चर हमने कई कलाकारों को बुंदेली कला पर काम करते हुए देखा। तो हमने ये सोचा कि सब लोग काम करते हैं और काम करके वो सिर्फ घर में पेंटिंग्स लग जाती है, और ये तो हमारा मानने का मतलब ये था जैसे हम लोग अदर स्टेट्स में जाते हैं तो वहां की कुछ ना कुछ पहचान जरूर लेके आते हैं। जैसे कि राजस्थान का कल्चर बहुत अच्छा है, तो वहां से हम ड्रेस लेके आएंगे या तो वहां से बैग लेके आएंगे, कुछ ना कुछ जरूर लेके आएंगे, वहां से कुछ ना कुछ जरूर लेके आते हैं। तो हम ये सोचते थे हमारे बुंदेलखंड से क्या जा रहा है, कुछ नहीं। तो हम लोगों ने अभी जो रंग कला समूह स्थापित किया है, तो रंग कला समूह में जो हम लोगों ने काम शुरू किया, तो एग्जीबिशन तो की ही है, बुंदेली आर्ट पर थोड़ा काम किया है। तो बुंदेली आर्ट पर यह है कि बुंदेली जो जहां पर कार्यक्रम वगैरह होते हैं, जैसे सरकारी कार्यक्रम हुए, तो वहां पर आपने देखा होगा कि एक मोमेंटो दिया जाता है, मोमेंटो, और उसके बाद सॉल डाला जाता है। तो हम लोगों ने ये चाहा कि सॉल के बदले हम और क्या नया कर सकते हैं, तो हम लोगों ने बुंदेली गमछा तैयार किया। अच्छा। हाँ, तो बुंदेली गमछे के हमने जो डिजाइन किया है उसमें हमने एक स्वाटा दिखाया है, और जैसे गणेश चितेरी के फॉर्म में गणेश जी को दिखाया हुआ है, मतलब कि हमने बुंदेली फॉर्म में उसको दिखाया, किसी में स्वास्थ्य, किसी में कलश। तो और बाकी सबसे खास बात ये हम लोगों ने तैयार किया कि एक बुंदेली चट्टान को निकाल के, बहुत रिसर्च किया सर उस पर,
तो बुंदेली चट्टान जो निकाली हम लोगों ने, तो बुंदेली चट्टान को तराश के उसका मोमेंटो तैयार किया है। चट्टान बोले तो पत्थर पत्थर का हम लोगों ने मोमेंटो तैयार किया है। तो मोमेंटो हम लोगों ने तैयार किया, तो ये हमारा प्रेरणा स्रोत सबसे पहले रहा है कि ये हमने जो रिसर्च किया, होता है ना कि जब हम किसी काम को करने निकलते हैं और जब वो असफल हो जाता है तो फिर हम नया सोचते हैं। तो हम लोगों ने रेजन आर्ट पर एक मोमेंटो बनाया। तो वो यहाँ पर जो पर्यटन विभाग है उनको चाहिए था नया कुछ काम, तो वो हमारा वहां से रिजेक्ट हो गया। और जब वो रिजेक्ट हो गया तो हम लोगों ने कहा अब ऐसा काम करेंगे कि अब रिजेक्ट हो ही नहीं पाएगा। तो फिर हम लोगों ने रिसर्च किया उस पर, थोड़ा घूमे, बुंदेलखंड का पत्थर कौन सा होता है, तो सजर पत्थर निकल के आया। ये कहाँ पाया जाता है? बांदा की तरफ ही हम लोगों को पता पड़ा। फिर हम लोगों ने कहा उसका सैंपल तो हम लोगों को मिल सकता है, तो फिर यहाँ झांसी में हम लोगों ने उसका रिसर्च किया। तो एक पत्थर मिला, वो चट्टान जो घरों में जैसे चीप बोलते हैं लगा रहता है, तो वो पत्थर मिला। तो हम गए, इसका तो बनाना मुश्किल है। फिर हम लोगों ने मशीन खरीदी, फिर उसको कटिंग करना स्टार्ट किया, फिर उसको अन्य शेप में बनाया, अलग हटके करना था, अलग हटके करना था। फिर वो मोमेंटो हम लोगों ने फाइनली तैयार किया, और आज जो कार्यक्रम वगैरह होते हैं उसमें हमारा मोमेंटो, हमारा गमछा जाता है। पेपर वेट्स बनाए, उसका कैलेंडर और ये सब हम लोगों ने काम किया। प्रियंका जी, आपका आर्ट तो पैशन है ही और ये जीवन भर रहेगा, इसके अलावा आपके और क्या लुके छुपे शौक हैं? सर, हमारा शौक ये है कि हमें जो कि है कि गांव का, हम गांव के रहने वाले हैं, हमारा वातावरण वही है। तो हमारा जो है कि कार्तिक नहाया जाता है, तो उसमें हमें कार्तिक गाने का शौक, अभी लेटेस्ट जो निकला है कार्तिक, तो हमने नहाया। आपने व्रत रखे थे? हाँ, हमने मतलब पूरा टाइम तो नहीं, लेकिन जो 5 दिन के पचविगियां जैसे बोलते हैं वो हमने नहाया, व्रत रखा। लास्ट में जो निर्जल व्रत होता है वो भी हमने कोशिश की, तो रखा है वो। मैं चाहूंगा, चूंकि आपने बड़ा अच्छा बताया कि आप व्रत रखी हैं आपने और आपने वो परंपरा का निर्वाह किया, अगर आपको याद आता हो तो उसमें जो वो गीत गाया जाता है बुंदेली, तो उसको आप 2 लाइन गुनगुनाइए हमारे दर्शकों के लिए। सर, मैं कोशिश करूंगी, आपने बोला है तो। जैसे कि कार्तिक नहाने सुबह 4 बजे उठ के 4:30 के समथिंग हमने, मम्मी हमारी नहाती हैं, तो मम्मी का हमारा 9 कार्तिक इस बार संपूर्ण हुए। तो उसके बाद कार्तिक उसमें सुबह से उठ के गाया जाता है। जैसे कि कार्तिक जो गाया जाता है, तो उसमें सबसे फेमस है, तो वो हम आपको गा के थोड़ा सा सुनाते हैं। हाँ, मैं प्रयास तो कर ही सकती हूँ। मतलब ये है, गिरधारी मोरो बारो गिर न पर, एक हाथ हरि मुकुट समाल, सो दूजे हाथ पर्वत लिए ठाणे, पर्वत लिए ठाणे गिर न पर। ऐसे सर कुछ लिरिक्स रहते हैं बुंदेली। और बाकी मुझे भजन में भी इंटरेस्ट है, जैसे माता जी के भजन जो गाए जाते हैं। जो आपका फेवरेट हो, 1-2 लाइन उसका भी गुनगुनाइए। सर, भजन तो आजकल भजन तो बहुत गाए जा रहे हैं, पर ट्रेडिशनल जो भजन है वो तो ऐसे उनकी देखिए शब्द चेंज हो जाते हैं पर धुन एक ही रहती है। तो उनका ये है कि जैसे कि माता जी को मनाते हैं तो इस तरीके से है, मैया खप्पर में बेराजी रहियो, 9 देना हो माँ। मैया खप्पर में बेराजी रहियो, 9 देना हो माँ। के क्या रन मैया बेला हो चमेली, के क्या रन मैया बेला हो चमेली, के मेला ले अनार की मैया मोरी खप्पर में बेराजी रहियो, 9 देना हो माँ। ऐसा रहता है सर। उसमें जैसे शादी में जो गाने गाए जाते हैं उसमें भी मेरा इंटरेस्ट है। जैसे कि जब बारात आती है तो दरवाजे पे कलश रखे जाते हैं, बुआ लेके आती है, मामा लेके आते हैं, तो उस टाइम भी कुछ गाने गाए जाते हैं। जैसे कि जो लेडीज होती हैं कलश रखने के बाद बाकी जो होते हैं वो गाते हैं, आज दिन सोने सो महाराज, आज दिन सोने सो महाराज,
अजय सोने की सब दिन सोने की रात, सोने के कलश धराओ महाराज। बाकी सर इन सब ये चीजों में पारंपरिक मेरा चीजें। अच्छा प्रियंका जी, ये बताइए कि अब जब आप जॉब तलाश भी रही हैं, जॉब फिलहाल कर भी रही हैं, जी जी तो अब नए प्रोजेक्ट्स आपके क्या हो सकते हैं जो दुनिया को धमाके के साथ देखने को मिल सकते हैं? सर देखिए कि आगे आने वाला कल क्या है वो तो हरी इच्छा है। तो उसके लेकिन तैयारी तो पहले से की जाती है। जी सर, प्रयास तो किया जा सकता है। मतलब हमारा मानना ये है कि हम आगे जो है कि हम अपना जैसे हम दूसरी सभ्यता को अपना रहे हैं, जैसे हम पाश्चात्य सभ्यता में आपने देखा ड्रेसअप भी लोग वही रख रहे हैं, भाषा भी वही बोलना पसंद कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा बुंदेलखंड जो है उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर हम उसको करीब से देखें तो, अगर हम चाहें उसमें कुछ नहीं है तो फिर कुछ है ही नहीं। अगर हमने सोच लिया है तो हमारा ये है कि सबसे पहले तो हमें हम गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं, जो हमारा अभी 1 नंबर से हमारा सिलेक्शन रुका, तो पहले हम अपना वही चाहते हैं। उसके बाद फिर हम ये चाहते हैं कि इसी काम को हम निरंतर करते रहें, ताकि हमारे बुंदेलखंड को और हमारे बुंदेलखंड के कल्चर को दूर दूर तक जाना जाए। और ये है कि हम किसी से कम नहीं। प्रियंका जी, बंजारा बीट एक अलग हटके प्लेटफॉर्म है जो आप जैसे होनहार प्रतिभावान लोगों सर को ये आपका देती रहती बड़कपन है बस। हम चाहेंगे कि आप अपने माध्यम से नई पीढ़ी को बुंदेलखंड को केंद्र मानते हुए कोई संदेश दें। सर हम नई पीढ़ी तो फिलहाल मैं कुछ भी नहीं हूँ, आपने कहा वो आपका बड़कपन है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हर माँ बाप से मेरी ये विनती है कि वो बच्चे आजकल फोन चला रहे हैं, रील्स में मगन है, बिना उसके खाना नहीं खा रहे हैं, तो उसके बदले हम उनको धार्मिक की तरफ प्रमोट करें, सनातन की तरफ। बिल्कुल सनातन कि जैसे कि हम उनको मूवी देखने जाते हैं, हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, या फिर हम उन्हें कई जहाँ पाश्चात्य चीजें होती हैं वहां पर ले जा रहे हैं। और जैसे स्कूल में भी फंक्शन होते हैं, तो जहां से मैं टीचिंग करती हूँ तो वहां पर मेरा ये है कि मैं बच्चों को यही करती हूँ कि जो आप कहीं सेंटा बन के आ रहे हो, कहीं आप किसी हीरो का वो बन के आ रहे हो, तो ये सब चीजें हमारे में भी तो है, राम है, कृष्ण है, आप किसी का भी रूप धारण करके आओ। तो कहने का मतलब बच्चों को आज के माँ बाप से मेरी यही प्रार्थना है, विनती है कि अपने बच्चों को सनातन की ओर ले जाएं, क्योंकि उसको हमें ही हित है, किसी और को नहीं है। जितना हम उनको उस तरफ ले जाएंगे तो वैसे संस्कार उनमें होंगे, तो जब वैसे संस्कार होंगे तो फिर जो आजकल जो प्रॉब्लम सामने देखने को मिल रही हैं वो सब नहीं होंगे। जी, तो ये थी प्रियंका रिछारिया, जो अपनी आर्ट की यात्रा के साथ साथ सनातन धर्म के बारे में भी अपनी राय व्यक्त करते हुए बंजारा बीट के साथ बात कर रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, बंजारा बीट से बात करने के लिए। धन्यवाद सर। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।